स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्या वालिया और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सो बच्चे ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 रहेगा। इससे पहले मैं आपको 3 प्रीवियस पार्ट्स करवा चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको वायरस से रिलेटेड जो डिजीज थी उनके बारे में करवा चुकी हूँ। हेलमेंथिस डिजीज क्या होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज क्या होती हैं, ये सब हम उसमें पढ़ चुके हैं। सो आज हम पढ़ेंगे एड्स और कैंसर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी में वो कितनी तरह का होता है और उसमें होता क्या क्या है। जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, राइट, जो क्या करती है हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। और उनमें क्या होते हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं। क्या होता है, कुछ टिश्यूज होते हैं, राइट। और क्या होंगे, सेल्स होंगे, राइट। और क्या होंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे। क्या होंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे, राइट। सो जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं बच्चे, वो हमारे पास क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और दूसरे रहेंगे आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। सो पहले मैं आपको बताऊंगी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो और होते हैं जिसमें क्या होता है जिसमें कि क्या होता है, हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड में क्या होता है कि जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। क्या होती है, प्रोडक्शन होती है, और साथ में क्या होती है, मैच्योरेशन होती है, राइट, मैच्योरेशन होती है, ठीक है। सो इसमें कौन कौन से आएंगे, अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल्स आएंगे बच्चे इसमें बोन मैरो, राइट, बोन मैरो, और एक आएगा आपका थाइमस, एक आएगा आपका थाइमस। तो मैंने आपको बताया भी था कि बोन मैरो में जो हमारे बी सेल्स होते हैं उनकी क्या होती है, प्रोडक्शन भी होती है और क्या होती है, मैच्योरेशन भी होती है। वहीं मैं आपको थाइमस के बारे में बताऊं तो इसमें आपको मैंने टी हेल्पर सेल्स बताए थे, टी हेल्पर सेल बताए थे, जिनकी प्रोडक्शन तो क्या रहती है, बोन मैरो में रहती है बच्चे, लेकिन वही बात मैं करूं इसकी मैच्योरेशन की तो वो कहाँ रहती है, थाइमस में रहती है। थाइमस मेनली आपका हार्ट के पास होता है, ठीक है। और एज के साथ क्या होता है, इसका साइज धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। सो ये थे हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अभी दूसरी बात करूंगी, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं बच्चे। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या होता है, हमारे एंटीजेंस, ठीक है, हमारे एंटीजेंस AG से उसको हम डिनोट करते हैं, एंटीजेंस और एंटीबॉडी। तो इनकी क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, या हम कह सकते हैं फाइटिंग होती है, ठीक है। सो वो होंगे हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। वही मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो माल्ट, MALT, माल्ट, राइट। सो माल्ट क्या होता है आपको पता है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। और साथ में इसमें अगर दूसरा एग्जांपल दूं तो होंगे स्प्लीन, स्प्लीन, राइट। और साथ में आपको पता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें पेयर्स पैचेस होते हैं। क्या होते हैं, पेयर्स पैचेस, तो वो भी इसी का एग्जांपल आएगा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का, राइट। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो बच्चे अब मैं आपको बताऊंगी एड्स, राइट। तो एड्स होता क्या है, एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। सो अगर मैं बात करूं कि सिंड्रोम में और सिम्टम्स में क्या फर्क होता है तो आप क्या बताओगे। तो बच्चे जो सिम्टम्स होते हैं मेनली मतलब किसी डिजीज के सिम्टम्स जो हमें आते हैं। लेकिन सिंड्रोम क्या होता है बच्चे, सिंड्रोम होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, राइट। क्या होता है सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, राइट। मेनली इसका मतलब क्या हुआ, जिस बंदे को, जिस पर्सन को बच्चे एड्स होता है उसको, वो कोई डिजीज नहीं है, एड्स एज सच कोई डिजीज नहीं है। लेकिन एड्स में क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कि एड्स हुआ है उसका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि उसको बहुत सारे डिजीज लगने के चांसेस होते हैं। तो मेनली सिंड्रोम का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब ऐसा चाहिए कोई डिजीज नहीं है, लेकिन ये डिजीज, ये चीज़ जो इसमें वायरस आता है वो आपके इम्यून सिस्टम पे इतना अटैक करता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आपको शो होते हैं और पॉसिबिलिटी होती है कि आपको फर्दर बहुत ज़्यादा डिजीज
कोई मतलब किसी भी तरह की डिजीज आपको लग सकती है। मेनली जो एड्स है उसका पता हमें बहुत जल्दी नहीं लगता है, इसका पता लगने के लिए मेनली आपको 10 साल तक लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 10 इयर्स तक लग जाते हैं आपको एड्स के बारे में पता करने में। अदरवाइज उससे पहले क्या होता है, पर्सन नॉर्मल रहता है और 10 साल के अंदर अंदर जो है इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा कि पर्सन को किसी भी तरह की सीरियस डिजीज लगने के पूरी चांसेस होते हैं। ठीक है, सो एड्स के लिए जो वायरस होता है वो कौन सा होता है? HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये हमारा वायरस रहता है एड्स के लिए, राइट। और मेनली ये वायरस कौन सा होता है? रेट्रो वायरस। ठीक है, इसमें क्या होता है? रेट्रो वायरस क्या करता है? इसमें क्या होता है? एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये करता क्या है बच्चे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बच्चे आपको पता है रेप्लिकेशन आपको पता होगी क्या होता है? कॉपीज बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। ट्रांसलेशन में फिर आगे क्या बनता है? प्रोटीन्स बनते हैं। लेकिन जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है बच्चे, ये क्या करता है? आपका आरएनए से रिवर्स कर देता है। आरएनए को क्या कर देता है? डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इतना आपको पता लग गया होगा। मेनली जो एड्स है वो पहले कब, सबसे पहले कब आया था? आया था 1981 में। कब आया था? 1981 में। ठीक है, इतना आपको बेसिक एड्स के बारे में पता लग गया है। आगे मैं आपको बताऊंगी इसके सिम्टम्स। सॉरी, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी मतलब एड्स के बारे में कि वो होता कैसे है, राइट। सो मेनली आपको पता है अगर कोई मदर है उसमें अगर एड्स हुआ है तो वो आगे उससे बच्चे को हो जाएगा, राइट। क्या होगा? उससे उसके बच्चे को हो जाएगा। और जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स है वो क्या करते हैं? एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ नहीं करना चाहिए, उससे भी क्या होता है? एड्स फैलने के चांसेस होते हैं, राइट। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो इन्फेक्टेड सिरिंजेस होती हैं अगर एक पर्सन को लगा दी जाए तो अगर वही वाली सिरिंज दूसरे पर्सन को लगा दी जाए तो क्या होगा? उससे भी एड्स फैलने के चांसेस होंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सब मेथड है जिससे क्या होता है? एड्स का होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन को होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो क्या होता है? एड्स ऐसे फैलता है। ठीक है, अब एड्स करता क्या? एड्स में जो है हमारा वायरस जो है HIV वायरस, वो करता क्या है? बच्चे देखो, टी हेल्पर सेल्स होते हैं हमारे पास, टी हेल्पर सेल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? टी हेल्पर सेल्स का काम क्या होता है? आपको पता है जो टी हेल्पर सेल्स हैं बच्चे, वो हमारे बी सेल्स की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। बी सेल्स की हेल्प करते हैं कि वो हमारी बॉडी में क्या कर सके? एंटीबॉडी बना सके। तो मेनली जो ये HIV वायरस होता है बच्चे, ये नॉर्मल पर्सन के टी हेल्पर सेल को ही बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक कर देता है क्योंकि टी हेल्पर सेल्स ही ऐसे सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप है ना, एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। तो इसी को खत्म कर देगा। इनकी जो जितने भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जो टी हेल्पर सेल हमारी बॉडी में जितने भी पाए जाते हैं उनके नंबर करता है बहुत ज़्यादा कम कर देता है। वहीं मैं बात करूं मैक्रोफाजेस की, बच्चे, तो ये क्या करता है? HIV वायरस मैक्रोफाजेस को क्या करता है? इसमें करता है फैक्ट्री ऑफ HIVs बनाता है। क्या बनाता है? हमारे यहाँ पे HIV की फैक्ट्री बनाता है, मतलब उसके नंबर को क्या कर देता है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो मेनली अब मैं आपको बताऊंगी कि जो HIV वायरस है वो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में क्या करता है? अपने आप की फैक्ट्री कैसे बनाता है, मतलब अपने नंबर को कैसे कैसे इंक्रीज करता है और हेल्दी पर्सन को क्या करता है? डिजीज करवाता है, राइट। सो मेनली मैं आपको ये एक डायग्राम की सहायता से बताऊंगी, राइट। सो अब इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसमें क्या क्या होता है? हमारा जो रेट्रोवायरस है वो अपनी कॉपीज कैसे बनाता है, कैसे एक नॉर्मल सेल में इतनी सारी कॉपीज जो हैं HIV की बन जाती हैं। अब आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या है? ये रेट्रोवायरस है। क्या है? रेट्रोवायरस है। आपको पता है ये इसकी प्रोटीन कोट होगी, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये रेट्रोवायरस क्या करेगा, है ना, ये क्या करेगा? हमारे जो एनिमल सेल है, एक हेल्दी पर्सन मतलब उसके सेल में जाके क्या करेगा? ये वायरल RNA आ जाएगा,
ठीक है। जब ये आ जाएगा तो अब ये क्या करेगा, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है बच्चे, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, पहले क्या करेगा, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए तो है इसके पास, तो वो क्या करेगा, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा। अब आप सोचोगे कि हमने इसको आरएनए ही क्यों रहने दिया। बच्चे इसने क्या करना है, पहले नॉर्मल सेल, जो हमारा नॉर्मल मतलब पर्सन है, उसके डीएनए के साथ इसने पहले अपने डीएनए को मिलाना है। क्या करना है, पहले अपने डीएनए को मिलाना है, और जैसे जैसे ये अपनी रेप्लिकेशन करेगा, वो जो वायरल डीएनए है वो भी क्या करेगा, अपनी रेप्लिकेशन करेगा। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले वो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होगा, फिर ये डीएनए जाके होस्ट जीनोम में चला जाएगा, और जैसे जैसे ये अपने नंबर को बढ़ाएगा, वो भी अपना नंबर करेगा बढ़ाना शुरू कर देगा, और बाद में जाके क्या होगा, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो वायरस है अपने कॉपीज बनाएगा। मतलब मैक्रोफाजेज है मेनली, ये मैक्रोफाजेज में क्या कर रहा है, अपनी HIV की फैक्ट्री बना रहा है, मतलब अपने नंबर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण ये क्या करेगा, अब इसमें क्या होगा कि हमारे इसकी वजह से क्या होगा कि जो टी हेल्पर सेल्स हैं, जो टी हेल्पर सेल्स हैं, मेनली मैक्रोफाजेज का काम तो इसमें इतना ही होता है कि उसने HIV की फैक्ट्री बनानी होती है कि भाई आओ और खूब सारी फैक्ट्रीज बनाओ। मैक्रोफाजेज का काम तो इतना हो गया, लेकिन आगे जाके क्या करेंगे, जो टी हेल्पर सेल है उसको क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा वीक कर देगा। वो उसको इतना वीक कर देगा टी हेल्पर सेल को बच्चे, कि वो टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, बी सेल्स के क्या करते हैं, वो साथ में हेल्प करते हैं, तो जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन गिर जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जिससे कि क्या होता है, जो पर्सन है वो इतना वीक हो जाता है कि इन फ्यूचर उसे कोई भी डिजीज क्या हो सकती है, लग सकती है। तो मेनली मैंने क्या बताया था आपको कि HIV क्या है, HIV और में क्या है, मतलब जो एड्स है वो मेनली कोई डिजीज नहीं है, लेकिन वो आपके इम्यून सिस्टम को इतना बिगाड़ देती है, इतना खराब कर देती है कि क्या हो जाता है, आपको हर तरह की डिजीज आपको लग सकती है। सो मेनली ये मैंने आपको बताया इस डायग्राम में कि HIV अपने नंबर को कैसे बढ़ाता है, एक नॉर्मल पर्सन में अपने नंबर को इंक्रीज कैसे करता है। अब मेनली जब किसी पर्सन को एड्स हो जाता है तो उसके लिए एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ये टेस्ट किया जाता है, जिससे पता लग जाता है, कंफर्मेशन हो जाती है कि पर्टिकुलर पर्सन को क्या है, एड्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट एड्स। अब नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैंसर के बारे में। सो बच्चे कैंसर आपको पता है होता क्या है, कैंसर होती है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। क्या होती है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है। मेनली क्या होता है कि जो कैंसर नॉर्मल पर्सन को कब होता है, जब उसका कोई पर्टिकुलर सेल है उसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए, मतलब उसकी डिवीजन क्या होती है, रुकती ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपकी अनकंट्रोल और अनरेगुलेटेड डिवीजन होती है सेल्स की, ठीक है। और इसमें मैं आपको कैंसर के बताऊंगी, कैंसर आपके 2 टाइप के होते हैं, कैंसर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बेनिग्नेंट होता है और एक होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। अब मैं इसके डिफरेंस की बात करूं बच्चे, इस टाइप के कैंसर में क्या होता है, ये जो कैंसर है ये लोकेटेड रह जाता है सिर्फ एक ही रीजन में, लोकेट होता है सिर्फ एक ही रीजन में। मतलब ये क्या होता है, ये आगे बढ़ता नहीं है, ये क्या करता है, आगे बढ़ता नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये लेस हार्मफुल होता है, ठीक है। ये आगे बढ़ता नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये लेस हार्मफुल होता है। वही मैं बात करूं मैलिग्नेंट की बच्चे, तो जो मैलिग्नेंट होता है बच्चे, वो क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है एक सेल से दूसरे सेल में, ट्रांसफर टू वन सेल टू अनदर, राइट। मतलब क्या, मतलब कि ये आगे आगे बढ़ता है, ये आगे आगे बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चे, ये डेंजरस होता है। क्या होता है, ये डेंजरस होता है, ठीक है। इतना आपको पता लग गया। अब मेनली कैंसर जो है बच्चे, वो होता कैसे है, राइट। वो होता कैसा है, उसके कुछ फिजिकल फैक्टर्स होंगे, ठीक है। दूसरे कुछ केमिकल फैक्टर्स होंगे, और कुछ क्या होंगे, बायोलॉजिकल होंगे। क्या होंगे, बायोलॉजिकल होंगे। अब बच्चे फिजिकल फैक्टर्स की बात करूंगी मैं, जो आपके फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, इसमें आयनाइजिंग रेडिएशंस आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं फिजिकल फैक्टर्स में, आपकी आयनाइजिंग रेडिएशंस, मतलब कि एक्सरेज होंगी, कुछ यूवी रेज होंगी, जो आपके डीएनए को क्या कर देंगी, खराब कर देंगी, ठीक है।
जिसके कारण क्या होता है, कैंसर होने के चांसेस होते हैं। कहते हैं ना यूवी रेज भी क्या होती है, अगर स्किन पे पड़े तो कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो वो मेनली आपके फिजिकल बैरियर, फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से आते हैं, ठीक है। दूसरा मैं कुछ केमिकल एजेंट्स की बात करूं, आप क्या करते हो, हम कुछ पर्सन क्या करते हैं, टोबैको वगैरह लेते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं, स्मोक लेते हैं, वो मेनली क्या करेंगे, मेनली लंग कैंसर फैलाएंगे ना, क्या करेंगे, लंग कैंसर फैलाएंगे। और तीसरी बात करूं, हमारे पास कुछ एक वायरसेस होते हैं ऐसे जो जिनको बोलते हैं ओंकोजेनिक वायरसेस। क्या बोलते हैं, ओंकोजेनिक वायरसेस। उनका कुछ जीन ऐसा होता है जिसके कारण क्या करता है, वो कैंसर कॉजिंग होता है। तो ये कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं जिनकी वजह से कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगली बात करूंगी आप कि किसी पर्सन को कैंसर हो गया है तो उसका पता कैसे चलेगा, ठीक है, उसका पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए हम एमआरआई करते हैं, ठीक है, और करते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी, सिटी है ना, और एक आता है आपका बायोप्सी भी करते हैं हम, बायोप्सी, ठीक है। और मेनली हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, लॉजिकल स्टडीज करते हैं बच्चे। अब इसमें करते क्या है, मेनली बोन मैरो से या किसी टिश्यू से या ब्लड से हम सैंपल्स लेते हैं और उनको लैब्स में देखते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि पर्टिकुलर किसी पर्सन को कैंसर है या नहीं है। तो मेनली इन सब से हम पता लगा सकते हैं कि कैंसर किसी पर्सन को है या नहीं है। अब अगर कैंसर हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट्स क्या रहेंगे, ठीक है। अगर किसी पर्सन को कैंसर हो गया है बच्चे तो उसके ट्रीटमेंट्स क्या रहते हैं, मेनली क्या देते हैं हम किसी पर्सन को जो कैंसर हो जाए, उसको इम्यूनोथेरेपीज देते हैं। क्या देते हैं उसको, इम्यूनोथेरेपीज। सेकंड में बात करूंगी, कीमोथेरेपीज भी देते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि कोई पर्सन जिसको कैंसर हुआ उसके बाल वगैरह उड़ जाते हैं सारे, जो उसके हेयर्स होते हैं। और अगर मैं और बात करूं तो सर्जरी, अगर कोई पर्टिकुलर रीजन में अगर आइडेंटिफाई हो जाता है कि कैंसर है तो उसको सर्जरी की सहायता से क्या कर दिया जाता है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो मेनली ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो हम कैंसर पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैंसर, राइट। सो बच्चे लास्ट इस चैप्टर में है अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, राइट। सो मेनली एडिक्शन क्या होती है, लत लगना। नॉर्मल हम क्या बोलते हैं एडिक्शन को, लत लगना। पर अगर मैं आपको बायोलॉजिकल टर्म्स में बताऊं कि एडिक्शन होती क्या है बच्चे, तो एडिक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है हमारी बॉडी में जिसमें पर्टिकुलर केमिकल की हमारी बॉडी को कंटिन्यूअस नीड रहती है कि वो पर्टिकुलर केमिकल हमारी बॉडी को मिलता रहना चाहिए। सो दैट कंडीशन इज नॉन एज एडिक्शन। इतना आपको पता लग गया। अब ओपियॉइड्स होते हैं हमारे पास, इसके रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होते हैं बच्चे, और साथ में कहाँ होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। तो मेनली जो ओपियॉइड्स होते हैं बच्चे आपके, वो क्या करते हैं, एज एनाल्जेसिक, मतलब पेन किलर की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल दो, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन कहाँ से मिलता है हमें, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से मिलता है, तो मेनली जिस पर्सन की सर्जरी हुई होती है उसको जब बहुत ज्यादा पेन होती है तो उस केस में भी क्या किया जाता है, हम मॉर्फिन को दिया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, वो एज अ पेन किलर उस पर्सन को क्या करती है, काम करती है। हीरोइन भी सुनी होगी आपने मेनली। तो हीरोइन जो होती है बच्चे आपकी, मेनली उसको क्या किया जाता है, स्नॉट किया जाता है, ठीक है, या फिर उसको इंजेक्शंस की सहायता से लिया जाता है। तो ये हीरोइन क्या करती है बच्चे, बॉडी की एक्टिविटी को स्लो कर देती है। क्या कर देती है, बॉडी की एक्टिविटी को स्लो कर देती है। वहीं मैं बात करूंगी कैनाबिनॉइड्स की, ये सारे ड्रग्स हैं कैनाबिनॉइड्स की, ठीक है, जिसमें आते हैं आपके एग्जांपल्स बताऊं तो चरस, गांजा, ये सब आपके कैनाबिनॉइड्स में आते हैं। इसको पर्सन लेता कैसे है, इसको पर्सन कैसे लेता है, या तो पर्सन इंजेक्शन करेगा, ठीक है, या इनहेलेशन करता है। क्या करता है, इनहेलेशन करता है। ये मतलब आपको एक टेम्परेरी फीलिंग देते हैं हैप्पीनेस की, मतलब इसको लेके पर्सन अपने मतलब धुन में रहता है, मतलब उसको मतलब फॉल्स मतलब हैप्पीनेस रहती है, वो कैनाबिनॉइड्स में आ जाता है। वहीं कोकेन की बात करूंगी, कोको प्लांट से मिलता है। किससे मिलता है, कोको प्लांट से मिलता है। इसको भी स्नॉट किया जाता है, स्नॉटेड किया जाता है, ठीक है। और अगर टबैको की बात करूंगी बच्चे, इसमें मेनली क्या, टबैको में क्या आती है आपकी, स्मोकिंग आ जाती है,
इसको चबाया भी जाता है, ठीक है, आपको पता है। अगर ये सब चीजें चबाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, माउथ और ओरल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और वही स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बच्चे बॉडी में करती है, बढ़ा देती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल लंग में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मेनली क्या हुआ, इसके बैड इफेक्ट्स रहेंगे। इन सब चीजों के जो ड्रग्स हैं इनके क्या रहते हैं, बैड इफेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, बॉडी में। और मेनली इनके अंदर बच्चे एक चीज आती है, विथड्रॉल सिंड्रोम। विथड्रॉल सिंड्रोम, ये होता क्या है, विथड्रॉल सिंड्रोम बच्चे, इसमें क्या होता है, वो पर्सन जो कि बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता हो, बहुत ज्यादा स्मोक करता हो, उस पर्सन को अगर आप बोलोगे कि वो चीज पर्टिकुलर छोड़ दे तो उसकी बॉडी में क्या होता है, उसकी बॉडी शिवर करती है, बहुत कांपती है, शेकीनेस होती है, वीकनेस होती है, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है, वो पर्सन गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो मेनली वो क्या होता है, विथड्रॉल सिंड्रोम होता है। मतलब एकदम जो जिन बंदों को, जिस पर्सन को ड्रग्स या अल्कोहल की लत लगी होती है, एडिक्शन लगी होती है बच्चे, तो उनको छोड़ने के लिए बोलोगे तो ये सब जो आपको मैंने बताया कि शेकीनेस वगैरह होती है, उनमें शो होती है, वही क्या होता है, विथड्रॉल सिंड्रोम होता है। वहीं लास्ट में बात करूंगी बच्चे, व्हाट इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये मेनली कौन लेते हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, वो अपने मतलब जब वो गेम्स खेले तो अपना प्रदर्शन जिसको बोलते हैं अच्छा दे सके, मतलब अपनी जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को लिया जाता है। तो बच्चे जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी पे बैड इफेक्ट कॉज करते हैं। मेनली मेल्स में अलग होगा, फीमेल्स में अलग होगा। फीमेल्स में क्या होता है, हेयर्स, बॉडी हेयर्स आने के जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा हो जाती है। उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, मतलब मेल फीचर्स जो हैं फीमेल में आने लगते हैं। और वही बात मैं करूँ मेल्स में तो बच्चे स्पर्म काउंट कम हो जाता है, टेस्टिकल्स के जो साइज हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। So this is all about drug and alcohol abuse, and this is all about complete chapter. Thank you so much.